Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So here we are with another experiment, that is analysis of use and misuse of antibiotics, right? सबसे पहले बताते चलूँ कि एंटीबायोटिक्स आपके पास होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स कोई ऐसे सब्सटेंसेस, कोई ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रीट कर सकें बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस को। यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसके इन्फेक्शंस को बॉडी में रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स को। अच्छा, एंटीबायोटिक्स नेचुरल भी होते हैं, नेचुरली जैसे पेनिसिलिन आपको पता है डिस्कवर हुआ, ठीक है? हमारे पास जो कि नेचुरली बैक्टीरिया को जो है उसकी इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया को उसकी सेल वॉल को तोड़ दे, राइट? लेकिन एंटीबायोटिक्स अब सिंथेटिक भी बनाए जाते हैं, राइट? इन लैब्स में भी हम बनाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स रिंग्स को डाल के कि बैक्टीरिया की बॉडी को स्पेसिफिक जाके वो टारगेट करें। अब एंटीबायोटिक्स का तो हमें पता चल गया, आप सबको पता है एमोक्सिलिन, फ्लैजिल, एजोमैक्स, एरिथ्रोसिन, जो भी नॉर्मली आप घर में खाते हो, ये सारे एंटीबायोटिक्स है बीमारियों के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ। सेकंड आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एक तरीके से करना है। अगर आप उस तरह नहीं करोगे, उन एंटीबायोटिक्स को आप एक्सेसिव यूज़ करोगे, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्टार्ट होने लगा। यानी कि बैक्टीरिया जो पहले एंटीबायोटिक खाने से, यानी आपके पहले गले में दर्द होता और आप एंटीबायोटिक लेते हो और 1 दिन दवाई खाने के बाद ही 2 दिन के बाद ही आपका गले का दर्द ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आप दवाई खाए जा रहे हो मगर आपका गले का दर्द ठीक नहीं हो रहा, आपका इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज़ बैक्टीरिया आर शोइंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया क्या कर रही है? उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ अब काम नहीं कर रही। मतलब कि बैक्टीरिया ने अपनी बॉडी को इस तरह से चेंज कर दिया कि अब जो वो एंटीबायोटिक आप ले रहे हो, अब वो उस पे असर ही नहीं कर रही। मतलब आप उस पे गोलियाँ मार रहे हो, बॉम्ब मार रहे हो, मगर उसने अपने आप को जो है वो बॉम्ब प्रूफ कर दिया है, तो वो बिल्कुल अब उसके ऊपर असर नहीं कर रही। तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यानी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो कर रही है एंटीबायोटिक्स की तरफ, और एंटीबायोटिक्स जो है वो उन बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर मार नहीं पा रहा, उनको डैमेज नहीं कर पा रहा, इन्फेक्शन को कम नहीं कर पा रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक रीजन ये भी है, मगर इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नेचर में हो सकता है कि बैक्टीरिया खुद को इवॉल्व कर रहे हों, जैसे वायरसेस इवॉल्व करते हैं और खुद को चेंज करके फिर दोबारा से आते हैं कोविड की फॉर्म में, ठीक है? लेकिन एक कुछ पार्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक इंपॉर्टेंट मेजर कंसर्न में मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी है। यानी कि एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिकली बनाए गए हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल को मारने के लिए, बैक्टीरिया के आरएनए को डैमेज करने के लिए, बैक्टीरिया के डीएनए के और बैक्टीरिया के एंजाइम्स को तोड़ने के लिए, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को। मगर आप उसको किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो? ज़ुकाम में इस्तेमाल कर रहे हो, आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आपको इन्फ्लुएंजा हुआ है, मगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक तो काम नहीं करेगा, बिकॉज़ एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियाज़ को इन्फेक्ट कर सकता है, वो वायरसेस के खिलाफ काम नहीं कर सकता। सेकंड चीज़, नोट कंप्लीटिंग फुल कोर्स। ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने 2 दफ़ा दवाई खाई, आपका गला ठीक हो गया, तीसरे दिन आपने दवाई छोड़ दी, मैं तो ठीक हो गई हूँ। ऐसा आपने नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स है उसका एक अपना कोर्स होता है। जैसे डॉक्टर आपको कहता है आपने 5 डेज़ खाना है, ठीक है? दिन में 2 दफ़ा खाना है और इतना एमजी आपने खाना है, 500 एमजी फॉर एग्ज़ाम्पल एमोक्सिल आपने खाना है। आप क्या करते हो? 2 दिन खाते हो, अब बैक्टीरिया जो था वो थोड़ा-सा ज़ख्मी हो गया, क्योंकि आपने 2 दिन खाया, अब 5 दिनों में उसने पूरा का पूरा ख़त्म हो जाना था, लेकिन आपने 2 दिन खाया तो बैक्टीरिया थोड़ा-सा ज़ख्मी हो गया। अब उसके बाद अब उसको पता चल गया कि बाहर से आने वाली चीज़ कौन-सी है, और तीसरे दिन आपने छोड़ दिया तो अब ये ज़ाहिर-सी बात है इसने खुद को इवॉल्व, उसने खुद को रिप्रोड्यूस करना है, इसने खुद को बचाना है, इसने अपनी लाइफ बचानी है, तो ये क्या करेगा? हमारे बॉडी के अंदर दोबारा से ये अपनी सेल वॉल बनाना स्टार्ट कर देगा, अपनी सेल मेम्ब्रेन को दोबारा से बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? और अब इसको पता चल जाएगा कि बाहर से जो दवाई आ रही थी, वो ये वाली दवाई थी और वो आके मेरे इस पार्ट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे चाहिए कि मैं अब इस पार्ट के जो अपने रिसेप्टर्स हैं, उन्हीं को ही चेंज कर दूँ, ताकि दवाई आके यहाँ अटैच ही ना हो सके, दवाई मेरी बॉडी के अंदर जा ही ना सके। तो नेक्स्ट टाइम जो बैक्टीरिया होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, और जब आप दोबारा भी दवाई खाओगे तो भी वो दवाई आपके ऊपर असर नहीं करेगी। इसीलिए आपने एक फुल कोर्स कंप्लीट नहीं करने की वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, हद से
ज़्यादा यूज़ करना, जैसे पेट का दर्द हुआ खुद ही फ्लैजिल ले लिया और खुद ही खा लिया, गले में दर्द हुआ अपनी मर्ज़ी से एज़ोमिक्स ले लिया, खा लिया, नहीं आपने ऐसा नहीं करना। उसके अलावा आपकी पोल्ट्री के अंदर, आपके हेल्थ केयर के अंदर, आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, जैसे आप चिकन के अंदर बहुत एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं बीमारियों से बचाने के लिए, वो चिकन हम इंसान कंज़्यूम करते हैं, उस वजह से भी एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस हो सकता है। दूसरी चीज़ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब कि ख़्याल नहीं करना, यही चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि आपने एंटीबायोटिक जो है वो टाइम पे नहीं लिया, आपने एक दफ़ा खाया, दूसरी दफ़ा नहीं खाया, अपनी मर्ज़ी से खाया विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें और थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ ऑफ कोर्स सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी इससे इफ़ेक्ट नहीं होती, आपके अलावा बाकी पूरी जो आपके विसिनिटी में जितने भी लोग हैं वो सब आपसे इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि यही एंटीबायोटिक्स जब आपके बॉडी के अंदर जाती है तो कुछ एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, कुछ आपकी बॉडी से निकल जाती है, और वही जो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी से निकल रही है वो लैंड में जा रही है, ठीक है? सैनिटरी सिस्टम के साथ वो लैंड में जा रही है, तो लैंड के अंदर जो नीचे पानी है उसको कंटामिनेट कर रही है, जो वेजिटेशन है उसको कंटामिनेट कर रही है। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा थ्रेट है पब्लिक हेल्थ के लिए कि जी आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया तो जी एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं टॉफ़ियों की तरह दवाइयाँ, मगर दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं कि मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या-क्या हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आपके एक्सपेरिमेंट नंबर जो है वो 6 से रिलेटेड है, लेकिन ये है कि आपको मैंने उस इन एक्सपेरिमेंट में भी बताया कि जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मीडिया है, उसके ऊपर मलर हेंटन एगर है, जैसे कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट 6 में बताया है। समझे कि इसके ऊपर ये हमने कुछ एंटीबायोटिक्स के डिस्क्स रखे हुए हैं। हमने एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ यानी ये डिस्क को हमने एंटीबायोटिक्स में डिप करके यहाँ ऊपर रखे हुए, ताकि हम चेक करें कि क्या इस बैक्टीरिया के खिलाफ ये एंटीबायोटिक असर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़ोन बना है, इस ज़ोन को, ये जो ज़ोन बनता है, ये जो जगह है, इसको हम ज़ोन ऑफ इन्हिबिशन कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो ज़ोन बना है ये सबसे बड़ा है, यहाँ पे भी है लेकिन उससे बड़ा नहीं है, वो थोड़ा छोटा है। यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा-सा है और यहाँ बिल्कुल थोड़ा-सा है। तो देखिए यहाँ वाले ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स को एक तरह से रेज़िस्ट कर रहा है। ये तो पूरा का पूरा रेज़िस्ट कर रहा है, यानी ये जो बैक्टीरिया जो हमने यहाँ नीचे स्ट्रीक किया है, जिसको हमने ग्रो किया है, ये इस एंटीबायोटिक के खिलाफ तो बिल्कुल भी जो है वो सेंसिटिव नहीं है। मतलब कि ये इस एंटीबायोटिक जो है इस बैक्टीरिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। ये वाला एंटीबायोटिक फिर भी काम कर रहा है कि इसने कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को यहाँ से साफ़ कर दिया है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की है। ये वाला एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने पूरा का पूरा इतना बड़ा ज़ोन जो है बनाया है। तो इस ज़ोन को हम कहते हैं ज़ोन ऑफ इन्हिबिशन। और ये ज़ोन ऑफ इन्हिबिशन कैसे मेजर करते हैं, हम इसके इस सेंटर से, इससे लेके इस एज तक, यहाँ से यहाँ तक इसको हम मेजर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको बताया है, ठीक है? और मतलब जितना ज़ोन ऑफ इन्हिबिशन बड़ा होगा उसका मतलब उतना ही एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, यानी उतना ही एंटीबायोटिक जो है उस बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रहा है। जितना ज़ोन ऑफ इन्हिबिशन छोटा होगा और जितना ज़ोन इन्हिबिशन कम होगा, इसका मतलब उतना ही वो एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट है, यानी वो उस बैक्टीरिया के खिलाफ ये एंटीबायोटिक जो है, ये वाला एंटीबायोटिक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनेम है, और ये बिल्कुल भी इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम नहीं कर रहा है, ये हाईली रेज़िस्टेंट है ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के खिलाफ, ठीक है? तो इसी तरह से हम जो है वो ज़ोन ऑफ इन्हिबिशन को चेक करते हैं। अब मैं आपके पास एक ग्राफ बनाने लगी हूँ जो आपके पेपर्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, और उसमें पूछा गया है कि किस बैक्टीरिया के ज़ोन ऑफ इन्हिबिशन के मुताबिक कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा रेज़िस्टेंट है और कौन सा बैक्टीरिया सेंसिटिव है। सो लेट्स कम टुवर्ड्स इट। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है? और आपको कहते हैं कि जी आपने हमें बताना है कि इनमें से जो है वो कौन से एंटीबायोटिक मोस्ट इफेक्टिव है और कौन सा लीस्ट इफेक्टिव है। ये ए बी सी डी ई 5 एंटीबायोटिक्स है और ये आपके पास जोन ऑफ इन्हिबिशन है, ठीक है? तो आप सबसे पहले अगर गौर करें कि देखिए जोन ऑफ इन्हिबिशन का मतलब है कि ये एंटीबायोटिक जो है वो क्या कर रही है, बैक्टीरिया को, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दे रही। तो इसका मतलब है लीस्ट इफेक्टिव कौन सा है आपसे पूछा जाए, सबसे कम काम कर रहा है। तो आप देखिए इसमें सबसे छोटा बार कौन सा बना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये वाला बार इससे थोड़ा सा छोटा है, तो आप इसको हाईलाइट करें और आप कहें कि देखिए जो ए है उसका जोन ऑफ इन्हिबिशन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 14, और जो सी है उसका आ रहा है 14.5, ठीक है? तो इसका मतलब जिसका जोन ऑफ इन्हिबिशन कम आ रहा है वो जो आपके पास एंटीबायोटिक है वो आपका लीस्ट इफेक्टिव है। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है। तो ऑफ कोर्स जिसका जोन ऑफ इन्हिबिशन सबसे ज़्यादा होगा, जैसे इसका 25 है, ये 24 है, तो 24 ये जो
हमारे पास है, इट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है। और किसका आप कह सकते हो, जैसे इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको डेटा दिया जा सकता है कि एक एंटीबायोटिक ए है और वो जो है हमारे पास उसके हमने डिफरेंट रीडिंग्स लिए हैं, तो एक दफ़ा वो हमें 14 mm ज़ोन ऑफ इन्हिबिशन दिखाता है, दूसरी दफ़ा वो हमें 10 ज़ोन ऑफ इन्हिबिशन दिखाता है और तीसरे में वो हमें 5 दिखाता है अगेंस्ट डिफरेंट बैक्टीरिया। इसी तरह एक एंटीबायोटिक बी है जो एक दफ़ा हमें 18 दिखाता है और दूसरी दफ़ा वो हमें 10 दिखाता है और तीसरी दफ़ा वो हमें 5 दिखाता है। इसी तरह एक एंटीबायोटिक सी है जो एक दफ़ा हमें 14.5 दिखाता है और दूसरी दफ़ा वो हमें 12 दिखाता है और तीसरी दफ़ा वो हमें 7 दिखाता है, ठीक है? तो इस तरह भी आ सकता है। आप इस तरह भी एक ही ग्राफ के अंदर 3 शेड एरिया भी कर सकते हैं कि आपको ईज़िली पता चले, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 15 था, यानी एक दफ़ा 14 दिखा रहा है, एक दफ़ा 10, एक दफ़ा 5। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार 14 के लिए बनाया, दूसरा छोटा-सा इसके साथ जो है वो 10 के लिए बनाया, तीसरा छोटा-सा इसके साथ 5 के लिए बनाया, ताकि आपको 3 अलग बॉक्सेस नज़र आएँ बार ग्राफ में और आप ईज़िली इसके रिज़ल्ट्स को डिटरमिन कर सकें। तो इस तरह से ये जो है डिफ़रेंट तरह के आपको बार ग्राफ्स बना के या डेटा की फ़ॉर्म में देख के आपको कहा जा सकता है कि आप बार ग्राफ बनाएँ, तो आप बहुत ईज़िली बना सकते हो। और आपने यही याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो सबसे ज़्यादा ज़ोन ऑफ इन्हिबिशन देगा और जो सबसे लीस्ट इफ़ेक्टिव होगा वो सबसे कम देगा या बिल्कुल भी ज़ोन ऑफ इन्हिबिशन ना देने के बराबर देगा। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ अंडरस्टूड हो गई होगी।